तो चलिए आज बात करते हैं इतिहास के सबसे बड़े, सबसे चर्चित काउंटर टेरर ऑपरेशनों में से एक की। ये कहानी है एक ऐसी रात की जिसने दुनिया की राजनीति और सुरक्षा की दिशा, आप कह सकते हैं, हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दी। जरा कल्पना कीजिए, पाकिस्तान का एबटाबाद शहर, एक शांत सा फौजी इलाका, और यहीं पर है एक 3 मंजिला मकान जिसकी दीवारें आसपास के घरों से कुछ ज्यादा ही ऊंची हैं। बाहर से देखने पर तो कुछ खास नहीं लगता, लेकिन इसी मकान के अंदर वो शख्स मौजूद था जिसकी वजह से पूरी दुनिया ने एक दशक तक दहशत का सामना किया था। ये रात थी 2 मई 2011 की। बिना किसी आहट के, बिना किसी चेतावनी के एक टॉप सीक्रेट ऑपरेशन शुरू हो चुका था। लक्ष्य सिर्फ एक इंसान था, लेकिन वो कोई आम इंसान नहीं बल्कि दुनिया का मोस्ट वांटेड आदमी था। तो सवाल ये है कि आखिर वो था कौन? कौन था वो शख्स जिसके लिए दुनिया की सबसे ताकतवर सेना ने एक दूसरे देश की सीमा में घुसने का इतना बड़ा, इतना भारी जोखिम उठाया? नाम था ओसामा बिन लादेन, अल कायदा का सरगना, 9/11 हमलों का मास्टरमाइंड। एक ऐसा शख्स जो उस दौर में ग्लोबल टेररिज्म का चेहरा बन चुका था। लेकिन उस रात की वो 40 मिनट की कार्रवाई, उसे पूरी तरह समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा, करीब 10 साल पीछे। उस एक घटना पर जिसने इतिहास की सबसे लंबी और सबसे महंगी मैनहंट को जन्म दिया। देखिए, 11 सितंबर 2001 के हमलों के बाद अमेरिका ने बिन लादेन को पकड़ने के लिए सचमुच जमीन आसमान एक कर दिया था। अफगानिस्तान के तोरा बोरा के पहाड़ों से लेकर पाकिस्तान के कबीलाई इलाकों तक चप्पा चप्पा छान मारा गया। लेकिन बिन लादेन वो किसी भूत की तरह था, हमेशा एक कदम आगे। कई बार झूठी खबरें आईं, कई उम्मीदें टूटी, और धीरे धीरे दुनिया को ये लगने लगा था कि शायद। और फिर लगभग एक दशक की नाकामी के बाद साल 2010 में एक बड़ा ब्रेक थ्रू मिला। और ये कामयाबी किसी हाईटेक सैटेलाइट या ड्रोन से नहीं मिली, बल्कि ये मिली पुराने ज़मीनी जासूसी के तरीके से, बस एक भरोसेमंद आदमी का पीछा करके। तो हुआ ये कि CIA ने बिन लादेन के सबसे भरोसेमंद कुरियर की पहचान की, जिसका नाम था अबू अहमद अल कुवैती। ये आदमी बहुत शातिर था, मतलब कोई फोन नहीं, कोई इंटरनेट नहीं, ताकि उसे ट्रैक ही ना किया जा सके। महीनों तक CIA ने उसकी हर एक हरकत पर नजर रखी, और आखिरकार यही पीछा उन्हें ले आया पाकिस्तान के एबाटाबाद के उस रहस्यमयी कंपाउंड तक। अब ये घर किसी किले से कम नहीं था। बहुत ऊंची ऊंची दीवारें, ऊपर कंटीले तार, अंदर कोई इंटरनेट या फोन लाइन भी नहीं थी। और सबसे अजीब बात क्या थी? इस घर का कचरा कभी बाहर नहीं फेंका जाता था, उसे अंदर ही जला देते थे। सैटेलाइट से जब नजर रखी गई तो तीसरी मंजिल पर एक लंबा आदमी टहलता हुआ दिखा, जिसे उन्होंने कोड नेम दिया द पेसर। और ये आदमी कभी भी कंपाउंड से बाहर नहीं निकलता था। बस यहीं CIA का शक धीरे धीरे यकीन में बदल रहा था। अब व्हाइट हाउस में जबरदस्त बहस छिड़ी। क्या इस घर में वाकई बिन लादेन था? कोई पुख्ता सबूत नहीं था, बस शक था। अगर ये हमला गलत निकला तो पाकिस्तान के साथ रिश्तों में भूचाल आ जाता, लेकिन अगर ये सही निकला तो इतिहास बदल जाता। बहुत बड़ा जोखिम था। और इसी भारी जोखिम के बीच राष्ट्रपति बराक ओबामा ने आखिरी फैसला लिया, ये मिशन होगा। और बस इसी फैसले के साथ हम वापस लौटते हैं 2 मई की उस रात पर। मिशन का कोड नेम था ऑपरेशन नेपच्यून स्पेयर, और इसे अंजाम देने की जिम्मेदारी मिली थी अमेरिकी नेवी की इलीट स्पेशल फोर्स सील टीम 6 को, जो दुनिया की सबसे बेहतरीन लड़ाकू यूनिट्स में से एक मानी जाती है। अफगानिस्तान से 2 खास तौर पर मॉडिफाई किए गए ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टरों ने उड़ान भरी। ये कोई आम हेलीकॉप्टर नहीं थे, ये स्टेल्थ हेलीकॉप्टर थे। मतलब इन्हें इस तरह से डिजाइन किया गया था कि ये पाकिस्तानी रडार की पकड़ में ही ना आए। पूरी खामोशी से ये दुश्मन के इलाके में अपने टारगेट की तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन जैसे ही वो कंपाउंड के ऊपर पहुंचे, मिशन में पहली और सबसे बड़ी गड़बड़ी हो गई। हवा के एक अप्रत्याशित झोंके की वजह से एक हेलीकॉप्टर ने अपना कंट्रोल खो दिया और सीधे कंपाउंड के अंदर क्रैश हो गया। पल भर में ये खामोश ऑपरेशन शोर में बदल गया और पूरा का पूरा मिशन खतरे में पड़ गया। लेकिन इस हादसे के बावजूद सील कमांडो ने 1 सेकंड भी बर्बाद नहीं किया। वो तुरंत हेलीकॉप्टर से बाहर निकले और अपने प्लान के मुताबिक घर पर धावा बोल दिया। उन्होंने वहां मौजूद महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित किया और एक एक करके हर मंजिल को साफ करना शुरू कर दिया। और फिर तीसरी मंजिल पर एक बेडरूम में उनका सामना हुआ उस लंबे कद के आदमी से जिसकी तलाश पूरी दुनिया को थी। बस कुछ ही पलों की मुठभेड़ और ओसामा बिन लादेन मारा गया। 10 साल लंबी तलाश आखिरकार खत्म हो चुकी थी। सोचिए, कंपाउंड में घुसने से लेकर बाहर निकलने तक, जमीन पर इस पूरी कार्रवाई को अंजाम देने में उन्हें सिर्फ 40 मिनट लगे। लेकिन बिन लादेन का मारा जाना मिशन का अंत नहीं था। अभी 2 और बहुत जरूरी काम बाकी थे। पहला, सबूत इकट्ठा करना, और दूसरा, अपने सुराग मिटाना। सील्स ने फटाफट वहां से कंप्यूटर, हार्ड ड्राइव और जितने भी दस्तावेज थे सब अपने कब्जे में ले लिए। ये अलकायदा के बारे में बहुत कीमती जानकारी हो सकती थी। और इसके साथ ही जो स्टेल्थ हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था उसके मलबे को भी धमाका करके उड़ा दिया गया, ताकि उसकी सीक्रेट टेक्नोलॉजी किसी और देश के हाथ ना लग जाए।
बिन लादेन के शव को पहले अफगानिस्तान ले जाया गया और फिर वहां से अमेरिकी एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस कार्ल विंसन पर। अमेरिकी सरकार का कहना है कि इस्लामी रीति रिवाजों के हिसाब से अंतिम संस्कार करने के बाद शव को अरब सागर में दफना दिया गया। इसके पीछे वजह ये बताई गई कि वो नहीं चाहते थे कि बिन लादेन की कब्र आतंकवादियों के लिए एक तीर्थ स्थल या मजार बन जाए। तो मिशन तो कामयाब रहा, लेकिन इसके खत्म होते ही सवालों और विवादों का एक ऐसा नया सिलसिला शुरू हुआ जो आज तक थमा नहीं है। सबसे बड़ा सवाल तो पाकिस्तान पर ही उठा। आखिर बिन लादेन सालों साल एक बड़े मिलिट्री कैंटोनमेंट वाले शहर में कैसे छिपा रह सकता है? क्या ये सच में मुमकिन है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और वहां की सेना को इसकी जरा भी भनक नहीं थी? इस ऑपरेशन ने अमेरिका और पाकिस्तान के रिश्तों में भी एक बहुत बड़ी दरार डाल दी। सवाल ये था कि अमेरिका ने अपने एक अहम सहयोगी देश को बताए बिना उसकी सीमा में घुसकर इतना बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन क्यों किया? ये किसी भी देश की सॉवरेनिटी मतलब उसके अपने फैसले लेने के अधिकार पर एक बहुत बड़ा सवाल था। और आखिर में वो सवाल जो आज भी सबसे ज्यादा कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज को जन्म देता है। अमेरिका ने उसामा बिन लादेन के शव की एक भी तस्वीर या कोई वीडियो सबूत के तौर पर दुनिया के सामने क्यों नहीं रखा? और शायद इन्हीं अनसुलझे सवालों की वजह से ऑपरेशन नेपच्यून स्पीयर सिर्फ एक मिलिट्री विक्ट्री नहीं बल्कि इतिहास का एक बहुत ही रहस्यमय अध्याय भी बना हुआ है।